तो पार्ट 4 में तुम्हारा फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि तुम जानते हो, हम एस्प्रेसो बाय स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहे हैं और ये आखिरी पार्ट है जहां पर हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि क्यों तुम्हें एस्प्रेसो ही लेना चाहिए और क्यों मुझे भी लेना चाहिए। एक्चुअली तुम्हें क्यों, क्योंकि खरीदने के बारे में तो सोच मैं रहा हूँ और इसीलिए मैं क्यों एस्प्रेसो को सोच रहा हूँ मैं वो तुम्हें बताऊंगा। जितने भी अब तक हमारी बातचीत हुई वो सभी तुम्हें पता है। हमने प्राइसिंग की बात की, हमने ये बात किया कि कौन सा वाला हमारे लिए सही होगा। हमने बात किया कि जो अगर हम सीएनजी पे जाते हैं और जब बूट स्पेस यानी पीछे का डिक्की ख़त्म हो जाता है तो हम उसे कैसे जूझेंगे। तमाम चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है। 1 से 3 तक अगर तुमने नहीं देखा है तो वो देख लो, क्योंकि ये फाइनल पार्ट है। यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों एस्प्रेसो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही गाड़ी है मेरी पसंद के हिसाब से। ठीक है, तो देखो, जब भी तुम कोई गाड़ी खरीदोगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्पेस है तो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ये है पार्ट 4 या फाइनल पार्ट। ठीक है, पार्ट 4। देखो, जब भी तुम कोई गाड़ी खरीदोगे तुम सबसे पहले मुआयना करोगे कि तुम जिस इलाके में रह रहे हो उस इलाके का सड़क कैसा है, क्योंकि चलना तो तुम्हें उस सड़क पर ही है ना। गाड़ी जो तुम चलाओगे वो तुम उस सड़क पर ही चलाओगे, तो वहां के रोड कैसे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो तुम्हें ध्यान में रखना है कि रोड कैसा है। क्या उस वो रोड बिल्कुल गड्ढों से भरी हुई है, क्या ऊबड़ खूबड़ रोड है। अगर ऐसा है तो एस्प्रेसो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा है। एक छोटी सी ऑल्टो से कहीं ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है। तो अगर सड़क तुम्हारा उबड़ खुबड़ से भरा हुआ है, अगर रास्तों में गड्ढा है, अगर बारिश के वक्त रास्ते की गड्ढों में इतना पानी आ जाता है कि समझ नहीं आता कि गड्ढा कितना बड़ा है, ऐसे सिचुएशन पर एस्प्रेसो से बेहतर कोई गाड़ी तुम्हारे लिए हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे तुम्हारा धक्का नहीं लगने वाला और गाड़ी की बैलेंस लगभग सही रहता है। ऐसी जगहों पर गाड़ी आसानी से इन रास्तों पर आराम से निकल जाता है। दूसरा, स्पेशो की वेट बहुत कम है। आई थिंक 750 से 830 इतने किलोग्राम इसकी वेट है। ये वन ऑफ द लाइटेस्ट, मतलब अगर सबसे हल्की गाड़ी की अगर जिक्र किया जाए ना तो ये इनमें आता है। तो तुम देखोगे कि अक्सर जो पहाड़ी इलाके होते हैं हिमाचल प्रदेश की, या तक कि हमारे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, फिर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम भी हमारे यहाँ पर है। तो जितने भी माउंटेनियंस, मतलब पर्वत के आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड, इन जगहों पर जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर तुम देखोगे कि ऑल्टो और एस्प्रेसो आराम से निकल रहे हैं। एक सबसे बड़ी वजह है कि इसमें 750 किलोग्राम से 830 किलो, मतलब बहुत लाइट है। इसके इंजन, हालांकि ये नहीं कह सकते कि बहुत दमदार है, पर 800 सीसी से बेहतर ही है, क्योंकि इसमें 1000 सीसी का इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 1 लीटर इंजन, जो आई थिंक K10C सीरीज का इंजन है। और इस इंजन की सबसे बड़ी मस्त बात यह है कि बच्चा बच्चा भी इस इंजन को जानता है। तो अगर तुम इस गाड़ी को खरीदोगे तो इसका मैकेनिक ढूंढना बहुत आसान है। कहीं पर भी तुम्हें मैकेनिक मिल जाएगा जो इस गाड़ी को आराम से ठीक कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इसके पार्ट्स तुम्हें मिलेंगे नहीं, हर जगह पर पार्ट्स इसका अवेलेबल है। तो रोड एक बहुत बड़ी वजह है। कौन सी तराइन में रह रहे हो, तराइन समझते हो, मतलब कौन सी इलाके, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया या फिर बड़े बड़े शहरे जैसे कोलकाता, या फिर तुम मान लो दिल्ली। ये दोनों तो सबसे, मतलब मुझे लगता है सबसे खतरनाक जगह है, जहां पर तुम हर हर बारिश में, छोटी सी छोटी बारिश में तुम्हें पता चलेगा कि वाटर क्लॉगिंग हो चुका है। मतलब पानी इतना बढ़ गया है कि लग रहा है कि सड़कें कम नदियां ज्यादा है। तो ऐसी जगहों पर तुम्हारी गाड़ी, छोटी गाड़ी, डूब जाएगी। पर ये गाड़ी ऊंची गाड़ी है तो आराम से निकल जाएगी।
अब क्योंकि ये एक जीप की तरह है, मैंने एक जीप का एक तस्वीर हाँ, क्योंकि एक जीप की तरह है तो इस गाड़ी में एक चीज तुम्हें नजर आएगा, वो है बॉडी रोल। ठीक है, बॉडी रोल। बॉडी रोल क्या होती है कि गाड़ी को, इसकी एरोडायनामिक्स जो होती है, वो इसकी बनावट ऐसा है कि जब तुम गाड़ी को चलाओगे तुम्हें एहसास होगा कि गाड़ी बहुत हिल रहा है। गाड़ी में बैलेंस थोड़ा अलग है, लेकिन अ, इस गाड़ी की सबसे, मतलब मुझे सबसे बेहतर लगा कि इस गाड़ी में बॉडी रोल बहुत कम है, बहुत कम है। एक हैचबैक या सेडान जैसी जो गाड़ियां होती है, अगर तुम डिजायर ले लो सेडान में, हैचबैक में अगर तुम स्विफ्ट ले लो, तो इन गाड़ियों में तुम्हें कभी भी बॉडी रोल कुछ खास नजर नहीं आएगा। सेडान पे तो नजर ही नहीं आता, लेकिन जब भी तुम एसयूवी की तरफ जाते हो, यानी जीप जैसी गाड़ियों की तरफ जाते हो, तुम्हें बॉडी रोल दिखेगा। वो बॉडी रोल से तुम बचोगे, मतलब इस प्रश्न में बहुत ही माइनर है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी तुम्हें कंसिडरेशन पॉइंट में रखना चाहिए। फिर अगला आता है गाड़ी के अंदर और गाड़ी से बाहर निकलने की फैसिलिटी। अब देखो, घर में बुजुर्ग सबके हैं, तुम्हारे भी हैं, मेरे भी हैं। 60 क्रॉस करने वाले लोगों के, चाहे तुम्हारी मम्मी हो, चाहे तुम्हारे बाबा हो, तो माँ या बाबा सब में उनके हड्डियां अब कमजोर होना शुरू हो चुका है। आर्थराइटिस जैसी चीजें दिखाई देती है ना, दिक्कत होती है बैठने में, उठने में। तो जब गाड़ी बड़ा होता है तो गाड़ी बड़ी गाड़ी में घुसने में और निकलने में बहुत आसानी होती है। तुम देखोगे जब भी ऑल्टो में बैठने की जरूरत पड़ती है, तुम देखोगे कि बहुत झुकना पड़ता है। टियागो में बैठने की जरूरत पड़ती है, झुकना पड़ता है। तुम्हारे और मेरे लिए तो सही है, क्योंकि हम तो अभी अभी 30 के अंदर ही हैं, लेकिन उनके लिए तो बहुत मुश्किल है ना। उनकी तरफ से सोचो, तुम जो गाड़ी ले रहे हो वो तो फैमिली गाड़ी है, वो तो फैमिली गाड़ी है। वो तो कोई ऐसी गाड़ी नहीं कि सिर्फ तुम अकेले चलाओगे या फिर उन्हें कभी गाड़ी में नहीं लोगे, ऐसा तो नहीं है। तो उनके बारे में सोचो, तुम्हारे लिए भी बहुत आसान है। अगर तुम्हारी हाइट थोड़ी ज्यादा है, 6 फुट का अगर तुम्हारे आसपास हाइट है, तो तुम्हें जो हेडरूम मिलेगा, हेडरूम क्या है कि गाड़ी के सीट में तुम बैठने के बाद तुम्हारे ये जो सर है, इस सर के साथ गाड़ी का जो छत है, इसकी जो डिस्टेंस है, इसे हम हेडरूम कहते हैं। तो ये हेडरूम अगर जितना ज्यादा होगा तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक सड़क पर ऐसे कोई गड्ढा है, गाड़ी तेजी से निकल रहा है, तो अचानक से तुम जंप करोगे। जंप किया तो सीधा टकराओगे छत पर, गाड़ी के सर सर फूटने की संभावना है। लेकिन अगर हेडरूम ज्यादा हुआ तो कुछ नहीं होगा, तुम जंप तो करोगे लेकिन तुम्हारा सर छत तक नहीं पहुंचेगा, तो तुम बच जाओगे। ये वजह है। ठीक है, तो हेडरूम अच्छा होना सही है। और क्योंकि ये काफी ऊंचा है, इसके हिप पॉइंट काफी ऊंचा है, तो बैठने और निकलने में भी बड़ी आसानी, और बैठने के बाद थोड़ा बहुत, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी आसान ही होता है। अब एस्प्रेसो का एक और मेरे ख्याल से अंतिम पॉइंट है, जिसे शायद नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो ये है कि एस्प्रेसो में एक कमी है। वो ये है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेंटर में है। गाड़ी के एक तरफ ड्राइवर सीट, एक तरफ पैसेंजर सीट, बीच में गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो ऐसे बीच में है। तो जब भी तुम गाड़ी चलाओगे पहली बार, तुम किसी और गाड़ी से इस गाड़ी पे मूव कर, तुम्हें बहुत दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्पीडोमीटर दिखेगा नहीं। तुम सामने स्पीडोमीटर को ढूंढोगे और स्पीडोमीटर वहां पर दिखेगा नहीं। ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, जो भी नाम से तुम उसे बुलाओ, वो तुम्हें दिखेगा नहीं। तुम्हें बार बार इस तरफ देखना पड़ेगा और यहाँ पर तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। अब कंपनी के लिए फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी आमतौर पर इन गाड़ियों को इंपोर्ट करता, सॉरी, एक्सपोर्ट कर देता है बाहरी देशों में। तो बहुत सारे देश है जहाँ पर बाईं तरफ ड्राइविंग करना पड़ता है, जैसे हमारे देश पे, और कई देश हैं जहाँ पर दाईं तरफ होती है, जैसे विदेशों में, अमेरिकी विलातियों में ये दाईं तरफ होती है। तो वहां पर अगर सेंटर पे तुम इसे रख दो, तो स्टीयरिंग चाहे इस तरफ कर दो, इस तरफ कर दो, कंपनी के लिए बहुत सस्ता पड़ता है। तो वो ये मॉडल मानता है, और ये सब मारुति नहीं बल्कि बहुत सारे और भी कंपनी की गाड़ियां हैं जहां पर तुम्हें सेम चीजें नजर आएगी। यही इकलौता मुझे इसका लगा कि ये इकलौता पॉइंट है, और दूसरा वो एयरबैग्स वाला सिचुएशन। लेकिन अगेन, अगर तुम गाड़ी को सेफ चलाओगे, अगर तुम्हें इतना पता है
कि सामने वाला मुझे ठोक देगा, क्योंकि भारत में सिविक सेंस बहुत कम है। इसीलिए तुम आराम से, विराम से गाड़ी चला रहे हो। जब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तुम रुक रहे हो किसी वीरान सी सड़क में जाकर उसके किनारे खड़े हो गए। जब मतलब बारिश रुकेगी तब जाओगे। हमेशा सड़क के, मतलब तुम्हें हर तरीके से खुद को अलर्ट रखना है, तभी तुम इन गाड़ियों में बच सकते हो। क्योंकि ये हकीकत में ये सेफ तो है, बाइक से बहुत ज़्यादा सेफ है, लेकिन इतना सेफ नहीं है कि एक 150-200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से कोई गाड़ी चला रहा है, जो कि नहीं चलाना चाहिए। गवर्नमेंट को पाबंदी इस पर लगाना चाहिए। लेकिन अगर कोई चला रहा है तो वो अगर तुम्हें ठोक देता है तो तुम्हारे हाथ पे तो वो कुछ है नहीं, उसमें तुम कर भी नहीं सकते। एयरबैग्स हो तो शायद बच जाओगे, वरना क्या पता। इसीलिए अपनी सावधानी खुद को बरतनी होगी। ये समझकर चलो जब भी गाड़ी चलाओ कि सामने वाला गधा है और तुम्हें अपनी जान अपने हाथ पे रखना है। किसी और के हवाले तुम नहीं रख सकते भारत में। खैर, इसी के साथ मेरे ख्याल से एस्प्रेसो का पूरा पूरा का पूरा सीरीज हमने खत्म कर दिया। अब एक चीज बचा, वो है ऑल्टो वर्सेस एस्प्रेसो। अब ये एक कंपैरिजन बचा है और इस पर मुझे, तुम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मुझ पर बहुत बार कमेंट भी कर चुके हो कि इस पर एक वीडियो लाइए, इस पर एक वीडियो लाओ अजय, इस पर एक वीडियो लाओ। तो इस पर एक वीडियो अजय ला रहा है, जल्द ही ला रहा है। लेकिन उससे पहले एक वागनर पर मुझे वीडियो बनाना है और एक इस सिलेरियो पर वीडियो बनाना है। मैं वो दोनों गाड़ियाँ भी कंसिडरेशन पर ले रहा हूँ। तो वीडियो को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट का मार्क क्रॉस हो चुका है और ये फाइनल पार्ट है और इसके बाद पार्ट नहीं आएगा, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। तो कौन सा वाला लाऊं तुम बताओ, ऑल्टो वर्सेस एस्प्रेसो या फिर वागनर, या फिर तुम अगर कहो तो सिलेरियो, जो भी तुम्हें चाहिए तुम बता सकते हो। क्योंकि ये सारी गाड़ियों पर मैं ऑलरेडी रिसर्च कर चुका हूँ। तो मैं, मेरे ख्याल से मैं ये सारी सारी गाड़ियाँ अपनी लिस्ट में भी रख रहा हूँ। तुम बता सकते हो मुझे अगर तुम्हें इन पर कोई डिस्कशन चाहिए। और अंत में ये पूरा एस्प्रेसो में अगर तुम्हें कोई इनपुट देना है तो तुम डेफिनेटली दे सकते हो। अगर कोई पॉइंट मैं मिस कर चुका हूँ तो ज़रूर बताना, ठीक है।